हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑनलाइन क्लासेज कक्षा 10 एसएसटी। और हम पढ़ रहे थे डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। और इसमें आज का टॉपिक है कि लोकतंत्र को लेकर बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारे विद्वानों की थ्योरीज हैं, दृष्टिकोण हैं, और उनको हम 4 भागों में बांटते हैं। इसमें पहला है लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी दृष्टिकोण। पहला कौन सा है? लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी दृष्टिकोण सिद्धांत। तो इसमें कुछ सिद्धांत हैं, कुछ दृष्टिकोण हैं, और ये कितने भागों में बांटे गए हैं? 4 भागों में बांटे गए हैं। इसमें पहला क्या है? परंपरागत उदारवादी सिद्धांत। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ध्यान में रखना है, और यहाँ से सवाल आपको देखने को मिलेंगे। सवाल पूछेगा लोकतंत्र के परंपरागत उदारवादी दृष्टिकोण के समर्थक कौन कौन हैं। तो कौन कौन है? हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, मिल, और भी बहुत सारे इसमें हैं, स्पेंसर वगैरह, ये सब हैं। तो ये लोग किस किस बातों पर जोर देते हैं? ये देते हैं व्यक्ति के सुख पर जोर देते हैं कि व्यक्ति कैसा होना चाहिए? सुखी होना चाहिए। ये व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों की बात भी करते हैं। आपको याद हो तो ये सारे बिंदु कहीं ना कहीं फ्रांस की क्रांति से जुड़े हुए हैं, और ये परंपरागत उदारवाद से संबंधित ही चीजें हैं। तो यहाँ से सवाल क्या बना? पहला सवाल तो ये बनेगा कि लोकतंत्र का परंपरागत दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए, या परंपरागत उदारवादी दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। एक ही चीज है। तो लोकतंत्र के परंपरागत दृष्टिकोण की बात करेंगे तो ये सारी चीजें इसमें निकल कर आएंगी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला सवाल यहाँ से यहाँ तक बनता है। सवाल क्या बनेगा वो बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। लोकतंत्र के परंपरागत उदारवादी दृष्टिकोण सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। 4 नंबर का या बड़ा सवाल आपके यहाँ से सीधा बनता है। दूसरा सवाल क्या बनेगा? लोकतंत्र के परंपरागत दृष्टिकोण के समर्थक कौन कौन हैं? लोकतंत्र के परंपरागत उदारवादी दृष्टिकोण सिद्धांत के समर्थक कौन कौन हैं? हॉब्स है, लॉक है, रूसो है, ये सब क्या है? समर्थक हैं इस सिद्धांत के। और ये किन चीजों पर जोर देते हैं? ये व्यक्ति की सुख पर जोर देते हैं कि व्यक्ति सुखी होना चाहिए। ये व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर देते हैं, ये व्यक्ति के अधिकार पर जोर देते हैं। और कुल मिलाकर कहा जाए तो इनका फोकस डेवलपमेंट पर है कि समाज में अधिकार ज्यादा मिलने चाहिए, डेवलपमेंट ज्यादा होना चाहिए। एक एक करके सारे सिद्धांतों की बात करते हैं। आपको इनकी डिटेल करनी है तो बहुत अच्छे से इसको समझना है। पहले सिद्धांत की बात करें तो इन्होंने क्या माना कि व्यक्ति क्या है? बुद्धिमान प्राणी है। और बुद्धिमान क्या होता है? जो स्वयं के लिए उचित निर्णय ले सके। वास्तव में बुद्धि का मतलब किससे होता है? समझ से। और जो स्वयं के लिए उचित या सार्थक निर्णय ले सके, उचित या यूं कहें समाज के अनुकूल निर्णय ले सके, वो बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता है। अपने हित अहित को समझता हो कि वह कौन सा कार्य करे जिसमें उसका हित है, वह कौन सा कार्य नहीं करे जिसमें उसका हित नहीं है। तो ये सारी चीजें इसी सिद्धांत में आती हैं। इन परंपरागत उदारवादियों ने व्यक्ति को क्या माना है? व्यक्ति को बुद्धिमान माना है, और इनके अनुसार व्यक्ति बुद्धिमान प्राणी है, सोचने समझने की इसमें शक्ति है, और वो सही बुरा अपना समझता है, अपना हित अहित को लेकर वह निर्णय ले सकता है, इसलिए उसको समझाने की जरूरत नहीं है। वो कौन से सिद्धांत का समर्थन करता है, किस प्रकार की गतिविधियां करता है, ये उसके विवेक पर आधारित होना चाहिए। फिर दूसरा कहते हैं सभी व्यक्ति क्या है? समान। इन्होंने समानता पर बहुत ज्यादा जोर दिया है, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा है कि स्वतंत्रता अधिकार की बात की गई है, और दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते हैं। समानता और स्वतंत्रता दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि हम समानता को बढ़ाते हैं तो स्वतंत्रता गायब हो जाएगी, और स्वतंत्रता अगर गायब होगी तो क्या आ जाएगी? एक दूसरे के पूरक है, दोनों साथ साथ चलती हैं। यदि हम समानता की बात करेंगे तो स्वतंत्रता आएगी, और स्वतंत्रता की बात करेंगे तो समानता आएगी। कहीं ना कहीं इसको अगर डिटेल से देखें तो स्वतंत्रता कहीं ना कहीं समानता को कम करती है, और समानता किसको कम कर देती है? स्वतंत्रता को कम कर देती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक 10,000 रुपए कमाने वाला और एक 1 लाख रुपए कमाने वाला, यदि दोनों को बराबर करें
तो एक व्यक्ति 1,10,000 रुपए कंप्लीट इनकम हुई, उसको 55-55 बांटे तो 1 लाख वाले पर बंदिशें लगेंगी और 10,000 वालों को आजादी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं समानता क्या लेकर आती है, स्वतंत्रता में कमी लेकर आती है। यदि हम स्वतंत्रता की बात करें तो 10,000 वाला बेचारा जी नहीं पाएगा, 1 लाख वाला दादागिरी करेगा। तो स्वतंत्रता किसको कमी करती है, समानता को कमी करती है। यदि इसका वाइड वर्जन देखें तो एक दूसरे के पूरक हैं। यदि हम इसको एक्यूरेसी में देखें तो समानता हमेशा स्वतंत्रता को कम करेगी और स्वतंत्रता हमेशा समानता को क्या करेगी, सीमित करेगी। यहाँ पर दूसरा बिंदु देखें तो सभी व्यक्ति क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, जिससे क्या नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। और वास्तव में देखें तो विकास निकल कर आएगा। तीसरा कहते हैं सीमित शासन का समर्थन। ये समझने वाली बात है, ये दो तो बहुत सिंपल बातें थी। सीमित शासन क्या होना चाहिए ये आप देखते हैं। यदि हम सीमित शासन की बात करें तो सीमित शासन का मतलब, इनका कहने का मतलब है राज्य की सरकार केवल सीमित शासन ही करे। क्या करे, सीमित शासन ही करे। इस सीमित शासन को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि राज्य की सरकार केवल वे ही कार्य करे जो उसके लिए आवश्यक हो, अर्थात वे कार्य कभी नहीं करे जिससे कहीं ना कहीं दमनकारी नीतियां आए, कहीं ना कहीं सरकार ज्यादा फोर्सेबल हो जाए, ज्यादा आक्रामक हो जाए, आम जनता को कहीं ना कहीं प्रताड़ित का होना पड़े। इनका मतलब ये है, अगर हम सीधी भाषा में देखें तो सरकार का मुख्य कार्य है केवल शासन का संचालन करना, और वो भी कैसी मात्रा में, सीमित मात्रा में। क्यों? क्योंकि जनता ने इनको चुनकर भेजा है शासन की नीतियों का निर्माण करने के लिए। आप शासन की नीतियों का निर्माण करें और उन नीतियों को आपको लागू करने का कार्य है, ना कि सब कुछ अपने हाथ में ले लें। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार को केवल सीमित मात्रा में शासन करना चाहिए, स्वतंत्र न्यायपालिका हो, स्वतंत्र व्यवस्थाएं हो, एक दूसरे पर बोझ ना बने, एक दूसरे की टांग खींचने का काम नहीं हो, शासन का संचालन जन कल्याणकारी हो। सरकार का कार्य कैसा हो, जन कल्याण। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। जन कल्याण के लिए यदि कार्य करेगी सरकार तो वो सीमित मात्रा में ही होगी। जो सरकार जन कल्याण का कार्य नहीं करेगी वो कभी भी सीमित मात्रा में नहीं होगी। क्यों? वह दमनकारी शासन लाएगी। दमनकारी शासन में नियमों की कठोरता होती है, पुलिस की दादागिरी होती है और कहीं ना कहीं टैक्सों की मात्रा ज्यादा होती है। सरकार बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट प्रशासन रखती है, इसमें विकास नहीं विनाश होता है। जन कल्याणकारी सरकार ऐसे कार्य करेगी जिससे जनता को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचेगा। सरकार का कार्य बहुत ज्यादा होगा, सरकार सेवक के रूप में कार्य करेगी। कौन सा शासन कहलाएगा? सीमित शासन कहलाएगा। यानी कि सरकार अपना कार्य केवल और केवल निश्चित मात्रा में करे और जनता के सेवक के रूप में करे। कौन सा शासन कहलाएगा? सीमित शासन कहलाएगा। और परंपरागत उदारवादी सिद्धांत लोकतंत्र का इसी चीज का क्या करता है? समर्थन करता है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि परंपरागत उदारवादी सिद्धांत सरकार के कौन से रूप का समर्थन करता है? तो कौन से रूप का? सीमित शासन का समर्थन करता है। फिर सरकार केवल ट्रस्टी हो, ये भी आपको सोचने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है ये भी। ट्रस्टी क्या होता है पहले तो ये समझना होगा। ट्रस्टी समझने के लिए ट्रस्टीशिप का सिद्धांत समझ लेते हैं। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत ये आपके सिलेबस में नहीं है। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत गांधी जी ने दिया था और ये एडिशनल चीज है, लेकिन ट्रस्टी क्या होता है ये समझने के लिए इस सिद्धांत को समझना भी जरूरी है। ट्रस्टीशिप क्या है? गांधी जी ने कहा व्यक्ति को
अपने जीवन यापन के लिए जो आवश्यक हो वह रखे तथा बाकी को दान कर दे। ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है। गांधी जी कहते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन को चलाने के लिए जो जो चीजें आवश्यक हैं, यानी कि जितना धन पूरे जीवन को यापन करने के लिए, जीने के लिए जरूरी है, उस धन को तो रख ले तथा बाकी संपूर्ण धन को क्या कर दे, दान कर दे, समाज के कल्याण के लिए कार्य करे और उसका ट्रस्टी बनकर, जिम्मेदार बनकर, मालिक नहीं, मालिक तो पूरा स्वामी होता है, ट्रस्टी बने, उसका संरक्षक बने, उसका मॉनिटर बने और उसको अपने देख रेख में समाज के कल्याण में लागू कर दे, समाज के कल्याण में लगा दे। क्या कहलाएगा? ट्रस्टी कहलाएगा। ट्रस्टी को हम एक प्रकार से संरक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं? संरक्षक कहते हैं। तो सरकार केवल कैसी होनी चाहिए? समाज की ट्रस्टी होनी चाहिए। धन जो टैक्स से आता है, सरकार का जो खजाना है, हमारी जो संपत्ति है राज्य की, उसका क्या होना चाहिए? केवल और केवल ट्रस्टी सरकार को बनना चाहिए, मालिक नहीं बनना चाहिए। और केवल सेवकों के रूप में कार्य करना चाहिए। ये कौन कहता है? लोकतंत्र का परंपरावादी, उदारवादी जो सिद्धांत है वो ये बात कहता है। तो यहाँ पर एक एडिशनल चीज भी हमने देख ली कि ट्रस्टीशिप का सिद्धांत क्या है और ये सिद्धांत क्या कहता है? व्यक्ति को अपने जीवन जीने के लिए जो जो चीजें आवश्यक हैं वो रख ले एक सामान्य जीवन जीने के लिए, और उसके बाद जो बचा है उसे क्या कर दे? दान कर दे। और उस दान की भी प्रॉपर्टी का क्या बने? संरक्षक बने, ट्रस्टी बने और समाज के कल्याण में उसका योगदान पूरा हो रहा है, इस बात की देखरेख वो पूरी करे। क्या कहलाएगा? ट्रस्टीशिप का सिद्धांत कहलाएगा। इसमें हम आगे देखें तो सरकार केवल कैसी होनी चाहिए? ट्रस्टी होनी चाहिए, धन की संरक्षक होनी चाहिए, शासन के निश्चित नियम हो। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सरकार के बहुत जरूरी है कि निश्चित नियम होनी चाहिए, मनमाफिक सरकार नहीं होनी चाहिए और दोहराभाषी सरकार नहीं होनी चाहिए कि जैसे कांग्रेस गवर्नमेंट आई तो बीजेपी वालों को पनिश करेंगे, बीजेपी गवर्नमेंट आई कांग्रेस वालों को पनिश करेंगे। द्वेषतापूर्ण शासन नहीं होना चाहिए, नियमावली निश्चित होनी चाहिए और उन निश्चित नियमों के आधार पर ही शासन होना चाहिए और सुशासन व्यवस्था को ध्यान में रखना चाहिए। नागरिकों को अधिकार प्राप्त हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ भी देखने को मिल रहा होगा कि परंपरागत सिद्धांत जो लोकतंत्र का है वो किस पर जोर देता है? अधिकारों पर जोर देता है और स्पेशली अधिकारों को बढ़ाने की ये क्या करता है? मांग करता है। इसके बाद हम देखें समय पर निश्चित चुनाव होना चाहिए। बहुत बार आपने देखा होगा कि प्रशासन अपने स्वार्थ के लिए, प्रशासन अपने लाभ के लिए चुनाव नहीं करवाते, क्योंकि चुनाव अगर करवाएंगे तो वो हार जाएंगे, ऐसा भय उनमें रहता है। ऐसी स्थिति में चुनाव ना होने के कारण कहीं ना कहीं नुकसान होता है आम जनता को। निश्चित समय के बाद चुनाव होना बेहद जरूरी है, इससे लोकतंत्र की मर्यादा बनी रहती है, लोकतंत्र सकारात्मक दृष्टिकोण में बढ़ता है और कहीं ना कहीं पॉजिटिवनेस इसमें आती है। फिर इसमें है जनमत का सम्मान। जब भी जनता के वोट मिले या जनमत मिले या चुनाव का जो परिणाम हो उसका सम्मान करना लोकतंत्र में बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि 356 हमने जब पढ़ी थी तो राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग भी हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से राष्ट्रपति शासन राज्यपाल के जरिए राज्यों में आसानी से लगा दिया जाता है और ये एक विवाद का कारण बन रहा है। तो जनमत का सम्मान करना भी बहुत जरूरी है। जनता ने जिसे चुना है उसको सरकार चला नहीं देनी चाहिए, उसमें टांग नहीं अड़ानी चाहिए, किसी प्रकार का इंटरफेयर उसमें नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रत्येक विपक्षी दल को और अन्य सहयोगी दलों को उसकी सहायता करनी चाहिए। किस प्रकार से हम उसका समर्थन कर सकते हैं? इस सिद्धांत के अन्य नामों की बात करें
तो इस सिद्धांत को पश्चिमी सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्चिमी सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि ये आया कहाँ था? पश्चिम से ही आया था। इस सिद्धांत को अन्य नाम और भी हैं, लोकप्रिय सिद्धांत, और क्या कह सकते हैं? लोकप्रिय सिद्धांत भी इसे हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जनता का ध्यान बहुत ज्यादा मात्रा में रखा जाता है, या जनता के प्रिय बातों को ध्यान में रखा जाता है। आपने यहाँ से यहाँ तक देखा होगा, कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसमें जनता के विरुद्ध कार्य किया गया हो। तो इसको रिपीट करते हैं हम लोग, और ये टॉपिक यहाँ पर होता है समाप्त। सवाल नंबर 1, लोकतंत्र के परंपरागत उदारवादी सिद्धांत के समर्थक कौन कौन हैं? हॉब्स, लॉक, रूसो आदि हैं। ये सारे के सारे हैं, और भी नाम आपकी बुक में दे रखे हैं। लोकतंत्र के परंपरागत जो सिद्धांत है उसके अन्य नाम क्या क्या हैं? लोकप्रिय सिद्धांत भी इसे कहा जाता है, पश्चिमी सिद्धांत भी इसे कहा जाता है, क्योंकि ये आया कहां से था? पश्चिमी देशों से ही निकल कर आया था। ये मुख्यतः किन बातों पर जोर देता है? सुख, स्वतंत्रता, अधिकार जैसी बातों पर क्या देता है? जोर देता है। और ये फ्रांस की क्रांति से मिलते हुए अधिकार हैं, या फ्रांस की क्रांति पर में भी इन्हीं चीजों पर ध्यान दिया गया था। व्यक्ति को ये कैसा मानते हैं? बुद्धिमान मानते हैं। आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि लोकतंत्र का परंपरागत सिद्धांत व्यक्ति को किस प्रकार का मानता है? कैसा मानता है? बुद्धिमान मानता है, जो अपने निर्णय खुद ले सकता है। फिर आगे आता है, लोकतंत्र का परंपरागत सिद्धांत राज्य को किस प्रकार के राज्य की बात करता है? किस प्रकार के राज्य की बात करता है? सीमित राज्य की बात करता है, जो शक्तियों का उपयोग कैसा करे? कम से कम मात्रा में करे। और सरकार कैसी होनी चाहिए? ट्रस्टी सरकार होनी चाहिए, जो केवल और केवल सेवक बने और धन की सुरक्षा करे। फिर नागरिकों के अधिकारों की बात करते हैं, और विशेष तौर पर जनमत का समर्थन ये लोग करते हैं। जनमत का मतलब चुनाव का जो परिणाम है, जनता का जो आदेश है, जनता ने जो आदेश दिया है, उसका इन्होंने समर्थन करने की बात यहाँ पर कही है। फिर हमने एडिशनल देखा, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत मुख्यतः गांधी जी ने दिया था, और ये समानता को लाने की बात करता है कि प्रत्येक व्यक्ति समान होना चाहिए। एक व्यक्ति पूरी जीवन भर गरीबी में निकाल देता है, एक व्यक्ति विलासितापूर्ण जिंदगी में जीता है, तो ये गलत चीज है। गांधी जी ने कहा था, जब तक किसी व्यक्ति की गरीबी नहीं मिटेगी, उसके लिए लोकतंत्र किसी काम का नहीं है। भूखे के लिए लोकतंत्र किसी काम का नहीं है। बहुत सारे विद्वानों ने, नेहरू जी ने इसी बात का समर्थन किया है, गांधी जी ने भी इसी बात का समर्थन किया है। तो हमारे यहाँ जनमत और समानता जब तक नहीं आएगी, तब तक गांधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता। और ट्रस्टीशिप सिद्धांत यदि आ गया तो देश में क्या आ जाएगी? समानता आ जाएगी।